नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने अपनी पहली वीडियो में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया था। आप ध्यान रखिए कि विशेष के चक्कर में ना पड़ें। आप सिंपल सी सादी सी परिभाषा याद रखें कि किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मान लो हम कहें कि होली या दिवाली, तो इन त्योहारों को हम विशेष मान के चलें या अनविशेष मान के चलें, तो विशेष के चक्कर में ना पड़ें। आज हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? इंसान के अंदर बहुत तरह के भाव होते हैं। दया का भाव, प्रेम का भाव, घृणा का भाव, क्रूरता का भाव, प्रेम का भाव, शत्रुता का भाव, बहुत अधिक। सबका नज़रिया अलग अलग तरह का होता है। किसी के अंदर क्या भाव पैदा हो, किसी के अंदर क्या भाव पैदा हो। तो भाववाचक संज्ञा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसका मैं आपको डिटेल्स में आज बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप शॉर्ट में इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि यह व्यक्ति पदार्थों, स्थान आदि के गुणों का बोध कराती है। तो जो तीनों चीज़ों के, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान आदि के गुणों को जो बताए, वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। तो डिटेल्स में देखते हैं इसमें आते क्या क्या हैं। तो देखिए, नंबर 1 पर आता है हमारा गुण। जितने भी गुण होते हैं वो सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे प्रेम, दया, क्रोध, करुणा, क्रूरता। जितने भी हमारे भाव होते हैं उनमें कि दुनिया के सभी भाव, चतुरता, शत्रुता आदि, तो जितने भी हमारे भाव होंगे वो हमारे भाववाचक संज्ञा में चले जाएंगे। जितने भी गुण होंगे वो भाववाचक संज्ञा में चले जाएंगे। तो सेकंड नंबर पर हम लेते हैं भाव। तो देखिए, भाव कौन से होते हैं? भाव में हमारा आ जाता है मित्रता का भाव, शत्रुता का भाव, कृपा का भाव, दया का भाव और सुंदरता का भाव आदि। तो जितने भी हमारे भाव होंगे वो हमारे भाववाचक संज्ञा में चले जाएंगे। इसके बाद नंबर 3 पर आता है अवस्था। अवस्था, तो अवस्था में हमारा क्या होता है? अवस्था में जितनी भी व्यक्ति की अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशव अवस्था, बाल्यावस्था,
बाल्यावस्था, लड़कपन, यौवन, बुढ़ापा, आदि हमारे अवस्था में आ जाते हैं। तो सभी अवस्थाएं हमारी भाववाचक संज्ञा में चली जाती हैं। इसके बाद आते हैं माप तोल। तो देखिए, जितनी भी हमारी माप तोल होती हैं वो हमारी सब भाववाचक संज्ञा में पहुंच जाती हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर आदि। ये सभी हमारी नाप तोल जो होती हैं वो हमारी भाववाचक संज्ञा में चली जाती हैं। इसके बाद आती है हमारी क्रिया। तो देखिए, जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं वह भी हमारी भाववाचक संज्ञा होती हैं। जैसे दौड़ना, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना आदि। ये सब हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 6, स्वाद। तो देखिए, जितने भी हमारे स्वाद हैं वह भी हमारी भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मीठा, कड़वा, फीका, खट्टा, नमकीन आदि। जितने भी हमारे स्वाद हुए वो हमारे भाववाचक संज्ञा में चले जाएंगे। इसके बाद आते हैं नंबर 7, रंग। रंग भी हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे नीला, पीला, हरा, गुलाबी आदि। तो जितने भी हमारे रंग हुए वह भी हमारे भाववाचक संज्ञा में चले गए। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यदि आप किसी एग्जाम में बैठते हैं और आप संज्ञा के ऊपर सवाल छोड़ कर आते हैं या गलत करके आते हैं तो आप बहुत ही गलत करते हैं, क्योंकि संज्ञा का टॉपिक एक बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है। इससे यदि सवाल गलत होता है तो इसका मतलब है कि हम बहुत अल्प ज्ञान में जी रहे हैं। इसलिए प्रत्येक चैप्टर को, संज्ञा ही नहीं, हिंदी के प्रत्येक चैप्टर को ऐसा करके चलें जिससे आपका कोई सवाल गलत ना हो। तो इसके बाद हम अपना संज्ञा का सबसे बड़ा टॉपिक जातिवाचक संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक और भाववाचक के दुगना बड़ा है, तो
इससे अगली वीडियो में हम उसे लेंगे, क्योंकि उसका टॉपिक कुछ बड़ा है, इसलिए हमें उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि एक ही वीडियो में सारी संज्ञा को निचोड़ कर रख दें और आपके पल्ले कुछ ना पड़े। इसलिए डिटेल्स में पढ़िए, देखते रहिए। हमारी अगली वीडियो कल ही आने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार।